डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है ये लेक्चर बेसिकली मुझे पहले देना चाहिए था। एक्चुअली ये आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, प्रोटेक्टिव रिलेइंग का टर्मिनोलॉजी जो जो है बेसिक उसके बारे में है ना। तो मुझे कुछ बच्चों से ये फीडबैक मिला है कि ये टॉपिक शायद आपका कवर नहीं हुआ है बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो डिले करके बनाया है। तो इसमें बेसिकली जो लेक्चर में मैं कवर करूंगा बहुत ही नॉर्मल टॉपिक्स हैं, जैसे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हमें समझना चाहिए अगर हम प्रोटेक्टिव रिलेइंग स्कीम के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल लेक्चर है, उसको आराम से समझिए। पहले तो बात आता है कि प्रोटेक्टिव रिले क्या होता है। प्रोटेक्टिव रिले क्या होता है? तो प्रोटेक्टिव रिले जो है वो क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रिकल रिले है, जिसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई भी क्वांटिटी जब हम इनपुट देते हैं उसको हम लोग एक्चुएटिंग क्वांटिटी बोलते हैं। तो आपको जैसे पता है कि इलेक्ट्रिकल हमारे सिस्टम में दो ही चीज़ें होती हैं, एक करंट एक वोल्टेज, है ना। एक करंट एक वोल्टेज, तो ये दोनों एक्चुएटिंग क्वांटिटीज है। एक्चुएटिंग क्वांटिटी मतलब जो क्वांटिटी वेरी कर सकता है सिस्टम के अंदर। तो प्रोटेक्टिव रिले जो है वो ऐसा इलेक्ट्रिकल रिले है ना। इसका कॉन्टेक्ट तब क्लोज होता है जब आपका जो इनपुट एक्चुएटिंग क्वांटिटी है, जैसे वोल्टेज है या करंट है, एक सर्टेन लिमिट पे पहुंच जाता है, उसके बाद जो है ये रिले ऑपरेट करता है। प्रीसेट वैल्यू मतलब क्या होता है? प्रीसेट वैल्यू मतलब आपने पहले से सेट कर रखा है ना। वर्ड को तोड़िए, प्री सेट। प्री मतलब पहले और सेट मतलब सेटिंग, मतलब जो भी सेटिंग वैल्यू आप रखते हो, सेटिंग करते हो, अगर उस वैल्यू पे वह पहुंच जाता है तो ये रिले ऑपरेट करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ मैकेनिकल कॉन्टेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसको हम लोग एनओ एनसी बोलते हैं। एनओ का मतलब होता है आपका नॉर्मली ओपन। ठीक है, एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, और एनसी का मतलब होता है आपका नॉर्मली क्लोज्ड। ठीक है, एनसी का क्या मतलब होता है? नॉर्मली क्लोज्ड। मतलब एनओ और एनसी भी हो सकता है। अब इसका एनओ एनसी का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए, एक छोटा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आप ये चाहते हो कि जब इस कमरे का टेम्परेचर, अभी जैसे ठंडी का टाइम है, तो आप ये चाहते हो कि जब इस कमरे का टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे चला जाए तो हीटर ऑन हो जाए, है ना। तो हीटर ऑन हो जाए तो आपका आपका जो है नॉर्मल जो क्या कंडीशन है कि आपको हीटर जो है ऑफ कंडीशन में रखना है ना। तो नॉर्मली वो ओपन कंडीशन में है, लेकिन जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो फिर वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के ऑपरेशंस को हम एनो ऑपरेशंस बोलते हैं, जिसमें कि आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में आपका सर्किट ओपन होता है। क्लोज तब होता है जब कंडीशन अचीव हो जाता है। और एनसी कंडीशन वो कंडीशन होता है जिसमें आपका सर्किट जो है नॉर्मली क्लोज्ड कंडीशन में होता है, लेकिन जब एक डिजायर्ड या प्रीसेट वैल्यू पे आपका पैरामीटर अचीव करता है तो फिर वो ओपन हो जाता है। जैसे कि एसी का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने एसी ऑन करके रखा है, तो आपने सेट कर दिया कि टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो जब तक आपका टेम्परेचर, जब आपका एसी चल रहा है 25 डिग्री मेंटेन्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर जो है ना, जैसे ही टेम्परेचर जो है आपका 24, 23, 22 हो जाएगा, तो आपने सेट कर दिया कि भाई हमारा जो टेम्परेचर है ना 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक हमें कमरे में मेंटेन रखना है। लेकिन जैसे ही ये 25 से नीचे जाएगा, है ना, मान लीजिए 24 गया, 23 गया, तो आप चाहते हो कि एसी बंद हो जाए। जो स्मार्ट एसीज वगैरह होते हैं तो यही होता है ना। तो इस कंडीशन में क्या था, आपका एसी जो चल रहा था नॉर्मली क्लोज कंडीशन में था, क्योंकि टेम्परेचर 25 से 30 जो है वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा कम टेम्परेचर भी आपको नहीं चाहिए कमरे में। तो ये क्या हुआ, इस कंडीशन में नॉर्मली क्लोज कंडीशन में था, और जब सिस्टम का जो प्रीसेट वैल्यू अचीव कर गया तो वो ओपन में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से एनओ एनसी कॉन्टैक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, रिले को हम ऑपरेट कराते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स रिले इनिशिएट्स अ ट्रिप। ठीक है, एक ट्रिप जो है सिग्नल वो जनरेट करता है, और अलार्म जो है वो हमारा बजना शुरू हो जाता है। तो ये था प्रोटेक्टिव रिलेइंग के ऊपर। देखिए लिखा तो इसमें 4 लाइन है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया।
अब आइए रिले टाइम क्या होता है। रिले टाइम क्या होता है कि जब फॉल्ट हुआ और फॉल्ट होने से लेकर के रिले कॉन्टैक्ट के क्लोज होने तक का टाइम है, वो रिले टाइम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉल्ट ऑकर हुआ 5:25 पे, एग्जाम्पल समझ लीजिए 5:25 पे आपका रिले आपका फॉल्ट आया और आपका रिले ऑपरेट किया 5:26 पे। तो ये जो आपका 5:25 से लेकर के 5:26 का टाइम, जो 1 मिनट का टाइम है आपका, है ना, 5:25 ये घड़ी का टाइम है ना। 5:25 PM कर लीजिए और इसको 5:26 PM कर लीजिए। तो 5:25 से लेके 5:26 के बीच तक का जो टाइम है, मतलब 1 मिनट का टाइम जो होगा वो रिले टाइम होगा, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, बट इतना टाइम नहीं होता मिनट का, हम सेकंड्स में काम करते हैं। तो ये वो चीज़ है, मतलब इस वाले टाइम पर आपका फॉल्ट आया है और इस वाले टाइम पे आपका जो है वो रिले कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज हुआ है। ठीक है, रिले कॉन्टैक्ट जो है, ये एस लिखा है, गलत हो गया, रिले कॉन्टैक्ट जो है क्लोजेस, ये चीज़ है ये। उसका ब्रेकर टाइम क्या है? ब्रेकर टाइम वो टाइम है कि जब आपका जिस इंस्टेंट पे आपका ब्रेकर ऑपरेट करना शुरू हुआ, उसका कॉन्टैक्ट ओपन हुआ ब्रेकर का, और आपका जो आर्क जो है वो पूरा एक्सटिंग्विश हो गया। आपने ब्रेकर में पढ़ा होगा कि जो है वो आर्क एक्सटिंग्विशन सिस्टम होता है हमारे ब्रेकर में, जिसके थ्रू हम सर्किट को इंटरप्ट करते हैं। ठीक है, तो इट इज इंस्टेंट बिटवीन दैट इंस्टेंट ऑफ द सर्किट ब्रेकर ऑपरेट्स एंड ओपन द कॉन्टैक्ट्स टू द इंस्टेंट ऑफ द एक्सटिंग्विशिंग द आर्क कंप्लीटली। मतलब कि ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ओपन होने से लेकर के आर्क के एक्सटिंग्विशन तक का जो टाइम है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकर टाइम। क्योंकि ब्रेकर जब ओपन होगा तो आर्क प्रोड्यूस होगा, और आर्क प्रोड्यूस होगा तो उसको एक्सटिंग्विश करना है ना। तो इस वाले, अब जैसे मान लीजिए कि वही पहले वाला एग्जांपल, मान लीजिए 5:25 पर आपका ब्रेकर ओपन हो गया और 5:26 पर आपका आर्क एक्सटिंग्विश हो गया। तो इसके बीच का जो 1 मिनट का टाइम हो गया, वो हो गया आपका ब्रेकर टाइम। ठीक है, ये चीज़ है। अब है फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, द टोटल टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ द फॉल्ट, मतलब जो फॉल्ट आया है तब से लेकर के जब आपका ब्रेकर जो है वो फॉल्ट क्लियर किया है, उसके बीच का टाइम जो है वो आपका फॉल्ट क्लियरिंग टाइम होता है। तो बेसिकली आप ये देखिए कि अब मैं आपको बताता हूँ, 5:25 पर आपका फॉल्ट आया। ठीक है, 5:25 पर फॉल्ट आया, 5:26 पे आपका रिले ऑपरेट किया, और उसके बाद 5:27 पे आपका आर्क जो है टोटल एक्सटिंग्विश हो गया, मतलब सब खत्म हो गया। तो आपका फॉल्ट क्लियरिंग टाइम कितना हो गया? 5:25 पर आया था और 5:27 में फाइनली जा करके आपका फॉल्ट क्लियर हुआ। फॉल्ट क्लियर होने का मतलब है जो आर्क प्रोड्यूस हुआ है उसका बुझ जाना, और दोबारा जो है ब्रेकर का अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में आ जाना। तो ये जो 2 मिनट का टाइम आप देख रहे हैं, ये जो 2 मिनट लगा है, मतलब फॉल्ट आने से लेकर के रिले का ऑपरेट होने से लेकर के ब्रेकर का ऑपरेट होने से लेकर तक का जो टाइम है, वो पूरा आपका फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है। तो इसीलिए क्या है, इट इज द सम ऑफ द रिले टाइम एंड द ब्रेकर टाइम। ठीक है, समझ में आ गया फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या है? फॉल्ट आने से लेकर के ब्रेकर के ऑपरेट होने तक के टाइम का, ऑपरेट होने तक का मतलब ब्रेकर जो है आपका वो आर्क एक्सटिंग्विश कर चुका है, उस पूरे ड्यूरेशन को हम क्या बोलेंगे? फॉल्ट क्लियरिंग टाइम बोलेंगे। उसके बाद है आपका पिकअप टाइम। पिकअप क्या है? रिले इज सेट टू बी पिक्ड अप। ठीक है, पिक्ड अप कब बोलेंगे? जब वो ऑफ कंडीशन से ऑन कंडीशन में आ जाएगा। और पिक्ड अप करने के लिए हमें क्या चाहिए? पिकअप वैल्यू चाहिए। तो पिकअप वैल्यू क्या है? इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्चुएटिंग क्वांटिटी एट विच रिले स्टार्ट्स ऑपरेटिंग। मतलब आपका एक्चुएटिंग क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू जिसके लिए आपका रिले ऑपरेट करना शुरू करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पिकअप वैल्यू बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द रिले कॉइल में हमारा जो होता है वो करंट होता है आपका एक्चुएटिंग क्वांटिटी। ड्रॉप आउट और रिसेट क्या होता है? रिले इज सेट टू ड्रॉप आउट और रिसेट व्हेन इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। मीन्स जब आपका रिले जो है वो ओपन, रिले कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज से फिर ओपन कंडीशन में आ गया, मतलब दोबारा अपने इनिशियल कंडीशन में आ गया, तो उसको ड्रॉप आउट या रिसेट कंडीशन हम बोलेंगे। ठीक है, और द वैल्यू ऑफ एन एक्चुएटिंग क्वांटिटी करंट और वोल्टेज। ठीक है, करंट और वोल्टेज बिलो विच द रिले रिसेट्स इज कॉल्ड रिसेट वैल्यू ऑफ दैट रिले। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? मान लीजिए कि आपने रिले जो है वो बनाया है, मतलब 5000 एम्पियर के लिए, ये आपका फॉल्ट करंट है, ये आपका फॉल्ट करंट है,
जो प्राइमरी ऑफ सिटी में है, ठीक है, ये है प्राइमरी ऑफ सिटी में। और सीटी रेशियो के अकॉर्डिंग जो है आपका, मान लीजिए जो हमने न्यूमेरिकल में पढ़ा था, मान लीजिए इस सीटी रेशियो के अकॉर्डिंग जो है करंट जो है वो रिले में जा रहा है। अब मान लीजिए कि ये तो 5000 फॉल्ट करंट है। मान लीजिए कि फॉल्ट क्लियर हो गया, उसके बाद किसी इंस्टेंट में करंट जो है घट के 50 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो एक्चुएटिंग क्वांटिटीज का वैल्यू घट गया, तो आपने एक सेट वैल्यू कर रखा है कि जब हमारा फॉल्ट करंट, जब हमारे सिस्टम के अंदर 4000 से 5000 एम्पियर के बीच में करंट आएगा तभी हमारा रिले ऑपरेट करेगा। लेकिन जब 400 से नीचे जाएगा तो रिले क्या होगा, वो रीसेट चला जाएगा, फिर से वो ओपन हो जाएगा, मतलब वो फॉल्ट को सेंस नहीं करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉप आउट या रीसेट। उसके बाद है टाइम डिले। क्या होता है टाइम डिले? है द टाइम टेकन बाय रिले टू ऑपरेट आफ्टर इट हैज सेंस द फॉल्ट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कुछ हर चीज़ें इंस्टेंटली जो होती हैं, कुछ चीज़ें इंस्टेंटली होती हैं, कुछ चीज़ें हम डिले में डालते हैं। जैसे जो टाइप्स ऑफ द रिले जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, उसमें हमने क्या पढ़ा था, डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले, इंस्टेंटेनियस रिले पढ़ा था हमने, है ना। तो इंस्टेंटेनियस रिले का क्या है कि वो इंस्टेंटली ऑपरेट करता है, और कुछ रिले में हम इंटेंशनली डिले प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम डिले इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उसमें एक डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन रखें, मतलब प्राइमरी प्रोटेक्शन, सेकेंडरी प्रोटेक्शन, बैकअप प्रोटेक्शन, इन सब करके हम रखें। तो इसलिए किसी चीज़ में हम टाइम डिले इंटेंशनली डालते हैं, और कोई जो होता है वो इंस्टेंटली काम करता है। अब करंट सेटिंग है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तो करंट सेटिंग एक आया था, तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज जो आएगा उसको 100 से डिवाइड कर लीजिएगा तो रिले सेटिंग हो जाएगा। देखिए रिले सेटिंग ये है आपका, जो ये करंट सेटिंग है ये है, द पिकअप वैल्यू ऑफ करंट कैन बी एडजस्टेड टू द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ द रिले। मतलब कि आप ये एडजस्ट कर सकते हो कि कितने लेवल इंक्रीज होने के बाद हमारा जो है वो रिले ऑपरेट करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट सेटिंग ऑफ दैट रिले बोलते हैं। अब देखिए टैपिंग प्रोवाइड किया ना, 25%, 50%, 75%, 100%, 125%, 150, 200। तो ये प्लग इन ब्रिज है आपका, ये प्लग इन होता है यहाँ से, और ये करंट सेटिंग वैल्यूज है। अगर आपका रिले 125% वाले पे लगा हुआ है, तो जब आपका करंट का वैल्यू 125% निकलेगा, मतलब जो नॉमिनल वैल्यू से 125% जब ज़्यादा जाएगा तभी रिले ऑपरेट करेगा। अगर आपने अपना रिले 150% पे लगा रखा है, तो इसका मतलब ये होता है आपका कि आपका अगर करंट जो है, अगर नॉर्मल करंट से अगर 150% ज़्यादा करंट अगर आएगा तभी रिले ऑपरेट करेगा। तो ये करंट सेटिंग हम खुद करके रखते हैं, ठीक है। ये हम कम वैल्यू भी करके रखते हैं, इसलिए कि हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे सिस्टम में जो है करंट बिल्कुल ही कम हो जाए, है ना, क्योंकि हमें एक नॉमिनल करंट वैल्यू मेंटेन करके रखना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम जो है वो किस तरीके का है। या तो आप अपने सिस्टम को हाई करंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए, या फिर अगर आपका हाई करंट झेल सकता है, लो करंट के लिए अगर नहीं बना है तो लो करंट वाले सेटिंग पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट सेटिंग ऑफ द रिले, जो हम सेट करते हैं। इट इज अचीव्ड बाई यूज ऑफ टैपिंग्स ऑन द रिले कॉइल। यही टैपिंग्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये टैपिंग्स। अब टैप्स वैल्यू को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज ऑफ द फुल लोड करेगा। देखिए मैं आपको भी बोल रहा था ना फुल लोड वाला, देखिए आगे लिखा हुआ, और परसेंटेज फुल लोड रेटिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर सीटी, ठीक है, विथ विच रिले इज एसोसिएटेड। तो रिले जो आपका सीटी का जो लोडिंग है ना, फुल लोडिंग, उसके परसेंटेज पे रहता है, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद आता है ट्रिप सर्किट, बहुत नॉमिनल टर्म है। ट्रिप सर्किट क्या होता है, ये वो सर्किट होता है जिसमें आपका एक ट्रिप कॉइल होता है, रिले कॉन्टैक्ट होता है, ऑक्सिलरी स्विच होता है, बैटरी सप्लाई होता है, टू कंट्रोल द ओपनिंग ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का ओपनिंग ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए हम ट्रिप सर्किट यूज़ करते हैं। अर्थ फॉल्ट आपको पता है, ऐसा फॉल्ट जिसमें अर्थ इन्वॉल्व हो उसको हम लोग अर्थ फॉल्ट बोलते हैं। जैसे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल LG फॉल्ट, ट्रिपल LG फॉल्ट, ये सारे अर्थ फॉल्ट। फेज फॉल्ट कौन से फॉल्ट हो गए, जिसमें अर्थ इन्वॉल्व नहीं है, जैसे LL फॉल्ट, है ना, ट्रिपल L फॉल्ट, ये सारे आपके हो गए फेज फॉल्ट। लेकिन LG फॉल्ट, LLG फॉल्ट, ट्रिपल LG फॉल्ट, ये सारे जो हो गए आपके, ये हो गए अर्थ फॉल्ट, और ये हो गए आपके फेज फॉल्ट। अब प्रोटेक्टिव स्कीम क्या होता है, देखिए क्या होता है कि आपके पावर सिस्टम के अंदर जो होता है वो अलग अलग तरह का इक्विपमेंट होता है और अलग अलग पार्ट होते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोटेक्शन स्कीम आप जनरेटर के लिए अप्लाई करेंगे वही आप ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करेंगे।
वही ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ करेंगे, तो थोड़ा बहुत हर किसी में फ़र्क आता है। तो कौन सा स्कीम आप यूज़ करते हो किस इक्विपमेंट के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव स्कीम बोलते हैं। जैसे अगर आपने कोई प्रोटेक्टिव स्कीम लगाया है इंटरनल फॉल्ट के लिए, तो वो इंटरनल फॉल्ट का प्रोटेक्टिव स्कीम हो गया आपका, ठीक है। अगर आपने डिफरेंशियल के लिए लगाया है तो डिफरेंशियल प्रोटेक्टिव स्कीम हो गया। अगर आपने अर्थ फॉल्ट के लिए लगाया है तो वो एक प्रोटेक्टिव स्कीम हो गया। मतलब एक कंप्लीट इक्विपमेंट के लिए आपने कितने तरह का प्रोटेक्शन लगा रखा है, वो उसका उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का वो प्रोटेक्टिव स्कीम होता है। जैसे जनरेटर का देखिए, अगर हम जनरेटर की बात करें तो हम ओवर करंट भी करते हैं, डिफरेंशियल भी करते हैं, अर्थ फॉल्ट भी, अगर ये सारा आप लगाते हो तो वो जनरेटर का प्रोटेक्टिव स्कीम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, है ना। जैसे ट्रांसमिशन लाइन का है, तो ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं बेटा, डायरेक्शनल यूज़ कर सकते हैं, है ना, डायरेक्शनल यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्शनल, और हम डिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन का डायरेक्शनल और डिस्टेंस, ये दोनों हो गए आपका। और ओवर करंट भी हम यूज़ कर सकते हैं और अंडर वोल्टेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, डायरेक्शनल और डिस्टेंस, इन चारों को मिला के अगर आपका ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्टिव स्कीम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्टिव स्कीम बोलेंगे। अगर जनरेटर का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ओवर करंट, डिफरेंशियल, अर्थ फॉल्ट, तो ये उसका हो गया। तो एक स्पेसिफिक अपना हर किसी का होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर एक का प्रोटेक्टिव स्कीम सेम हो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आता है प्रोटेक्टिव सिस्टम। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, ट्रिप सर्किट, सीटी एंड अदर प्रोटेक्टिव रिलेइंग इक्विपमेंट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव सिस्टम। बहुत नॉर्मल मतलब टर्मिनोलॉजी है कि अगर प्रोटेक्टिव सिस्टम की बात अगर हम करें तो उसमें सर्किट ब्रेकर आ जाएगा, ट्रिप सर्किट आ जाएगा, सीटी आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो प्रोटेक्टिव स्कीम जो बनता है वो प्रोटेक्टिव सिस्टम से बनता है, ठीक है। अभी जो आपने पढ़ा इसके पहले, प्रोटेक्टिव स्कीम जो है, ये स्कीम किससे बनेगा, ये स्कीम बनेगा प्रोटेक्टिव सिस्टम से बनेगा, ठीक है। उसके बाद है यूनिट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यूनिट प्रोटेक्शन में क्या है, द प्रोटेक्टिव सिस्टम इन विच द प्रोटेक्शन जोन इज क्लियरली डिफाइंड, ठीक है, बाय द सिटी बाउंड्रीज इज कॉल्ड यूनिट प्रोटेक्शन। जैसे आपको एक न्यूमेरिकल जो था, इस लेक्चर के पहले वाला जो न्यूमेरिकल आप देखेंगे, उसमें आप अगर उस न्यूमेरिकल को अगर आपको ध्यान होगा तो आपको समझ में आएगा कि उस न्यूमेरिकल में हमारा ऐसा था, है ना, ऐसे सीटी लगा हुआ था और फॉल्ट यहाँ पे आ रहा था, है ना, और यहाँ पे हमारा जो था वो जो था ऐसे जो था वो रिले लगा हुआ था, है ना, ये इस तरीके से जो होता है। तो हमने क्या किया था उसमें कि ये जो यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम जो है, हमने ये इंटरनल फॉल्ट लगाया था, ठीक है, ये। और इसमें जो है आपका जो एक टॉपिक था जिसमें बायस, डिफरेंट, परसेंटेज बायस्ड, ये सब था, उसमें भी ये चीज़ हमने डिस्कस किया था कि ये चीज़ वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस वाले टॉपिक का भी फिगर से आपको समझ में आ जाए कि यूनिट प्रोटेक्शन क्या होता है। उसके बाद रीच क्या होता है, रीच मतलब कि कहाँ तक पहुँच है आपके रिले की, है ना, मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू क्या है, लिमिटिंग डिस्टेंस क्या है आपके प्रोटेक्टिव सिस्टम का, उसको हम रीच बोलते हैं। अब ये रीच जानना हमें क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है, बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका रिले, जैसे मान लीजिए कि रिले अगर आपका सही से काम नहीं कर रहा है, तो मान लीजिए कि आपने रिले को डिज़ाइन किया है कि इट शुड वर्क फॉर द 80% ऑफ द लेंथ, ठीक है, 80% ऑफ द लेंथ के लिए ही काम करेगा वो। तो क्या होता है कि कभी कभी अगर रिले सही से ना काम करे तो वो 90% तक के लिए भी काम करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके सिस्टम के अंदर अनवांटेड ट्रिपिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर आपने डिसाइड कर दिया है कि भाई अगर गया से मुगल सराय के बीच में ट्रांसमिशन लाइन है और बीच वाले स्टेशन तक ही रिले काम करना चाहिए, लेकिन आपका जो रिले है आपने गया में सेट कर रखा है रिले और वो मुगल सराय का भी फॉल्ट पकड़ रहा है, तो गया में जो आपका सब स्टेशन है वो बेवजह ट्रिप करता रहेगा। समझिए जो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं जगह का नाम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि आपने रिले लगाया है कि गया से लेकर के मुगल सराय तक का जो है उसके बीच में एक सब स्टेशन है आपका, ठीक है, आपने वहाँ तक लगाया। लेकिन सिस्टम क्या हो रहा है कि आपका सिस्टम जो है वो जो बीच का सब स्टेशन है, जैसे मैं एक बता देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए गया है, ठीक है, ये मुगल सराय है ना, ये बीच में आपका है, आप यहाँ से पावर सप्लाई कर रहे हो, यहाँ से पावर सप्लाई कर रहे हो, ठीक है।
आपने ये डिसाइड किया कि जब इस पूरे लाइन में इस वाले परसेंटेज तक फॉल्ट आएगा, मान लीजिए 70% का लेंथ है, इसके तक फॉल्ट आएगा तो हमारा जो आपका रिले है वो ऑपरेट करना चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो 70% तक नहीं गेस कर पा रहा है, वो उससे पहले ही तो मतलब 50% वाले तक ही एफिशिएंटली ऑपरेट कर पा रहा है, तो वो उसका अंडर रीच हो जाएगा, है ना। तो अंडर रीच मतलब क्या हुआ कि जहाँ तक आपने डिसाइड किया है उसके पहले तक ही वो काम करे, वो भी डिफेक्ट है आपका रिले में। ओवर रीच क्या है, वो जितना आपने डिसाइड किया उसे ओवर ऊपर तक का निकल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर रीच बोलते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल टॉपिक लिया है मैंने, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि प्रोटेक्टिव रेलिंग स्कीम क्या 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 टर्मिनोलॉजी होता है। बहुत सिंपल है और इसको समझने की कोशिश करिए। कभी कभी एग्ज़ाम में 4-5 नंबर का आ जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।